हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 14 एंड 15 फैब वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट आर्टिकल। बेसिकली लोकसभा पासेस आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन अमेंडमेंट बिल 2021। वैसे तो ये बिल है, अभी ये फाइनली एक्ट में कन्वर्ट होगा, तब जाके इसके जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस होंगे वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे। लेकिन जब तक ये बिल या ड्राफ्ट स्टेज में होते हैं तो आप ये बात मान कर रखिए कि यूपीएससी बिल्स के ऊपर जनरली प्रश्न कम ही पूछती है, क्योंकि ये चेंज हो सकते हैं। लेकिन जब ये एक्ट बन जाएगा तो फिर से ये न्यूज में जरूर आएंगी। लेकिन हम बेसिक बातें जरूर जानेंगे कि आर्बिट्रेशन का क्या मतलब होता है। सबसे पहले तो यही बात। तो आर्बिट्रेशन की जब हम बात करते हैं तो इसका सिंपली मतलब है कि अगर कोई डिस्प्यूट दो या दो से ज्यादा पार्टीज के बीच होती है, वो कुछ भी डिस्प्यूट हो सकती है। कंपनी मैटर हो सकता है, कोई एसेट का मैटर हो सकता है। तो सिंपली इट इज ए प्रोसीजर इन विच ए डिस्प्यूट इज सबमिटेड बाय एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज टू वन और मोर आर्बिट्रेटर्स। तो हम कोर्ट के पास नहीं जाते, हम अपने डिस्प्यूट को आर्बिट्रेटर्स के पास लेकर जाते हैं और ये सब पार्टीज की सहमति से ही होता है। और फिर जो हमारे आर्बिट्रेटर्स होते हैं वो बाइंडिंग डिसीजन देते हैं इस डिस्प्यूट के ऊपर। और कंसिलिएशन का क्या मतलब हुआ? तो इट इज ए प्रोसीजर जहां आपका जो थर्ड पार्टी है हु यूजुअली बट नॉट नेसेसरली न्यूट्रल, याद रखना है, प्रायः यूजुअल न्यूट्रल होते हैं, लेकिन कोई जरूरी तो नहीं वो न्यूट्रल हो गया, अंदर की बातें कौन जानने गया। मिलते हैं पार्टीज के साथ विचारित डिस्प्यूट और साथ ही साथ असिस्ट करते हैं कि भाई साहब ये तरीका है, इस तरीके के माध्यम से, मतलब एक प्रकार से तरीके सजेस्ट करते हैं टू सेटल देयर डिस्प्यूट। तो ये मतलब हो कंसिलिएशन और आर्बिट्रेशन का। अब ये जो बिल आई गई है लोकसभा में जहां से पास किया गया है, इट सीक्स टू अमेंड द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। और ये जो एक्ट है डील्स विथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। याद रखना है आपको, ये बिल डोमेस्टिक और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन दोनों को डील करता है एंड डिफाइंस लॉ फॉर कंडक्टिंग कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स। बिल रिप्लेसेस एन ऑर्डिनेंस विथ सेम प्रोविजंस जो प्रमोलगेट की गई थी नवंबर 2020 को। क्या की हाईलाइट है इस बिल के? तो ये स्टे ऑन आर्बिट्री अवार्ड, यानी कि ऑर्डर गिवन इन एन आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग can be provided if court is satisfied that relevant arbitration agreement or contract or making of award was affected by fraud or corruption। इससे पहले आर्बिट्रेशन अवार्ड इन्फोर्सेबल थे, अभी क्या हो गया है, इस बिल के माध्यम से जो आर्बिट्रेशन अवार्ड है, यानी कि जो भी आर्बिट्रेटर फैसले सुनाएंगे, फैसले देंगे, उस पर स्टे लगा दी जाएंगी। लेकिन इससे पहले हाल ही में आर्बिट्रेशन अवार्ड इन्फोर्सेबल थे इवन इफ एन अपील वाज फाइल्ड अगेंस्ट इन कोर्ट। मैंने आपको बताया कि आर्बिट्रेशन का मतलब होता है सेटलिंग द डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट। एक्ट स्पेसिफाइड सर्टेन क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस एंड एक्रीडेशन नॉर्म्स फॉर आर्बिट्रेटर्स सच एज ही मस्ट बी एन एडवोकेट अंडर द एडवोकेट्स एक्ट 1961। तो ये सब कुछ क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंसेस भी बताए गए हैं इस एक्ट में, जिसमें आपको बोला गया है कि 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर ऑफिसर ऑफ इंडियन लीगल सर्विस या कुछ अन्य क्वालिफिकेशंस। हमें ये याद रखने की जरूरत नहीं है। बिल बेसिकली क्या कहता है कि ये जो क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंसेस और नॉर्म्स एक्रीडेशन के वो स्पेसिफाई किए जाएंगे अंडर द रेगुलेशन। क्या सिग्निफिकेंस होगा इस अमेंडमेंट का? तो आप देख सकते हो, इट विल प्रमोट इंडिया एज ए हब ऑफ इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन। बेसिकली इश्यू ये रहती है कि जब भी कोई इंटरनेशनल डिस्प्यूट, कोई एमएनसी हो गया जो भारत में ऑपरेट कर रहा है, डिस्प्यूट हो गई गवर्नमेंट के बीच या फिर गवर्नमेंट एंड अदर अन्य जो कंपनीज है उसके बीच, तो ज्यादातर केसेस में ये जो कंपनीज होती है इंडियन कोर्ट्स नहीं जाना चाहती हैं। इट इज बिकॉज इट टेक्स मच टाइम। आपको भी पता है कि जो केस एक बार चली गई कोर्ट में काफी ज्यादा डिले होती है, 4 साल 5 साल लग जाते हैं इसको सॉर्ट आउट होने के लिए। दैट्स वाई ये कंपनियां इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन
का मीन्स या जरिया चुनती है टू सॉल्व द डिस्प्यूट। तो अगर ये अमेंडमेंट किए जाएंगे तो ये इंडिया को एक प्रकार से हब ऑफ इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन के रूप में प्रमोट करेगा बाय अट्रैक्टिंग एमिनेंट आर्बिट्रेटर्स। All the stakeholder parties get an opportunity to seek unconditional stay of enforcement of arbitral awards। और बेसिकली अगर हम बात करें प्रीलिम्स 2021 के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो बेसिकली ये अभी बिल है, लेकिन हाँ आर्बिट्रेशन का मतलब आप जरूर याद रखें आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन का क्या मतलब होता है। और जब ये बिल एक्ट में पारित हो जाएगा यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा एसेंट मिल जाएगा तब ये हम देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। So let's move to the next article, friend. It is about India tops the world with 11% of global death in road accidents, और ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। तो ये तो रियलिटी ही है, हर बार रिपोर्ट में या फिर हमारे जो इंडियन रिपोर्ट्स होते हैं, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो डाटा जारी किए जाते हैं उसमें भी ये बातें सही ही होती है कि इंडिया फेसेस हाईएस्ट नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट एंड ड्यू टू दैट द डेथ इज ऑल्सो हाई। क्या की फाइंडिंग रही है तो देख सकते हो, रोड क्रैश एंड सीरियस इंजरी कॉस्ट वाज 7.5% ऑफ इंडिया जीडीपी इन 2016। तो ये डाटा आप याद रख सकते हो मेन सेंसर राइटिंग में। और विथ ओनली 1% ऑफ वर्ल्ड व्हीकल्स इंडिया अकाउंट फॉर 11% ऑफ ग्लोबल डेथ, यानी कि पूरे वैश्विक लेवल पर अगर हम व्हीकल की संख्या देखें तो भारत में मात्र 1% है, लेकिन अगर ग्लोबल डेथ की बात करें तो 11% ऑफ ग्लोबल डेथ रोड एक्सीडेंट्स में भारत में ही होता है। नंबर ऑफ एक्सीडेंट डेथ्स आर डबल इन पुअर फैमिली एज कंपेयर टू द रिच वंस, ये भी है। रिकमेंडेशंस क्या बताई गई हैं, तो कैशलेस ट्रीटमेंट प्रदान किया जाए, पेनिट्रेशन एंड कंपनसेशन मैकेनिज्म हो, इंश्योरेंस हो, पोस्ट क्रैश रिस्पॉन्स इकोसिस्टम हो एंड इंटीग्रेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स जो इस इश्यू से इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे इंश्योरेंस कंपनी हो गई या फिर मेडिकल या हॉस्पिटल्स हो गए, तो उन सबका इंटीग्रेशन करवाना भी नेसेसरी है। रिसेंट स्टडी जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के द्वारा की गई, एस्टिमेटेड सोशियो इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ रोड क्रैशेस, आप देख सकते हो 0.77% ऑफ जीडीपी का सोशियो इकोनॉमिक कॉस्ट झेलना पड़ता है। मेन कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट्स क्या है, तो सीवियर रोड कंजेशन, आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज को देख लो, रोड कंजेशन काफी ज्यादा है ड्यू टू इंक्रीज अर्बनाइजेशन, मोटराइजेशन, माइग्रेशन एक्सेट्रा, इंक्रीजिंग वल्नरेबिलिटी ऑफ पेडेस्ट्रियंस ड्यू टू फुटपाथ इंक्रोचमेंट। उसके बाद इंडिफरेंस टुवर्ड्स गुड्स समर्चन अप्रोच एंड इम्प्रॉपर रोड इंजीनियरिंग। इम्प्रॉपर रोड इंजीनियरिंग का मतलब क्वालिटी में इश्यू आ गई, पुअर विजिबिलिटी है, ये सब भी फैक्टर्स कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल होते हैं रोड एक्सीडेंट्स काउज करने में। रोड सेफ्टी मेजर्स क्या लिए गए हैं भारत के द्वारा टू डिक्रीज द एक्सीडेंट्स एंड इंक्रीज रोड सेफ्टी। तो आप देख सकते हो नेशनल रोड सेफ्टी पॉलिसी अप्रूव किया गया है, ब्राजीलिया डिक्लेरेशन, ये याद रखना आपको, ब्राजीलिया डिक्लेरेशन साइन आउट किए गए थे टू कट डाउन रोड एक्सीडेंट्स एंड फैटेलिटीज। उसके बाद मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 कवरिंग द एंटायर गैमट ऑफ रोड सेफ्टी। उसके बाद रोड सेफ्टी बेस्ड 4 E's यानी कि एजुकेशन, इंजीनियरिंग, इन्फोर्समेंट, इमरजेंसी केयर, ये 4 प्रिंसिपल आप हमेशा याद रख सकते हो, 4 E's। बात करते हैं प्रीलिम्स 2021 के लिए क्या याद रखना है आपको, तो ये ब्राजीलिया डिक्लेरेशन सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट ये याद रखना है। और इसके बाद मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो किए गए थे, इसके कुछ प्रोविजंस आपको भी याद होगा, काफी ज्यादा चर्चा में रहा था ये मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट, लेकिन यूपीएससी 2020 के एग्जाम में प्रीलिम्स में नहीं आया। तो इस बार चांस है कि ये क्वेश्चंस के रूप में आ सकते हैं, इनके फीचर्स में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। और ये आप मेंस के लिए डाटा याद रख सकते हो कि रोड क्रैश और सीरियस इंजरी भारत को 7.5% ऑफ इंडिया जीडीपी कॉस्ट करता है, 2016 का एनालिसिस है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड, इट इज अबाउट मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एड्रेस्ड इवेंट ऑन वर्ल्ड पल्स डे, पल्सेस डे बेसिकली, और बिल्डिंग ऑन द सक्सेस ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस 2016 आपको पता है डिक्लेयर था इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस। यूएन जनरल असेंबली डेजिग्नेटेड 10 फरवरी एज वर्ल्ड पल्सेस डे। तो इसी के सक्सेस को ध्यान में रखते हुए
10 फ़रवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। यूएन जनरल असेंबली के द्वारा ये डिक्लेयर किया गया था। पल्सेस की अगर हम बात करें तो इनको लेग्यूम्स भी कहते हैं, और ये क्या है बेसिकली, तो एडिबल सीड्स हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स के जो कल्टीवेट किए जाते हैं फूड के लिए। पिजन पीज, ग्रीन बीज, चिक पीज, रेड किडनी बीन्स, ये सब पल्सेस के वेराइटीज है, ये याद रखना है आपको। अगर पूछ लिया जाएगा यूपीएससी में पिजन पीज, ग्रीन बीन्स, चिक पीज, रेड किडनी बीन्स, ये सब सब्जी नहीं है, ये आपके पल्सेस है, ये याद रखना है आपको। पल्सेस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इतना ज़्यादा फोकस यूनाइटेड नेशन या फिर इंडिया या फिर अन्य देश पल्सेस प्रोडक्शन के लिए प्रमोट करते हैं, तो आपको सबसे पहली बात पता होनी चाहिए कि न्यूट्रिशनल वैल्यू। पल्सेस आर रिच इन आयरन, पोटेशियम, प्रोटीन, फाइबर, इन सब में रिच होते हैं। ऑल्सो दे हैव लो फैट, सोडियम एंड ग्लाइसेमिक इंडेक्स, तो ये याद रखना है, लो फैट, सोडियम एंड ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होते हैं, लेकिन किस में रिच होते हैं, आयरन, पोटेशियम, प्रोटीन एंड फाइबर में। दूसरा एनवायरमेंटल बेनिफिट भी है, क्यों, क्योंकि अगर पल्सेस ग्रो किए जाते हैं तो नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑटोमेटिकली जो नाइट्रीफाइंग, ऐसे ये जो लेग्यूमिनस प्लांट है इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो इजीली बिना फर्टिलाइजर प्रदान किए हुए वो नाइट्रोजन एक्सचेंज कर लेते हैं फ्रॉम द एनवायरनमेंट, मेक्स देम लो वाटर एंड लो कार्बन फुटप्रिंट क्रॉप, कैन बी इजिली ग्रोन इन ड्राई एंड रेन फेड एरियाज, ये भी है बेनिफिट, इजिली ग्रो किए जा सकते हैं, उतना ज़्यादा रेनफॉल इनको जरूरत नहीं पड़ती है, दैट्स व्हाई रेनफॉल एरियाज में भी ग्रो किए जा सकते हैं। और इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पल्सेस का, याद रखना है, 23.62% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन इंडिया ही करता है पल्सेस का। कंज्यूमर एंड इम्पोर्टर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड, याद रखना है आपको, प्रोड्यूसर भी है लेकिन कंज्यूमर एंड इम्पोर्टर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड लार्जेस्ट भारत ही है। मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, कर्नाटका। टू रीच सेल्फ सफिशिएंसी इंडिया नीड्स टू हार्वेस्ट अबाउट 30 मिलियन टन्स ऑफ रॉ पल्सेस, आप देख सकते हो। वेयर एज करेंट आउटपुट क्या है, 22 से 24 मिलियन टन। तो अभी याद रखना है आपको, पल्सेस में कहीं ना कहीं हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, तभी तो हम लार्जेस्ट इंपोर्टर भी है। इनफैक्ट हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होने के बावजूद हम लार्जेस्ट इंपोर्टर भी है, तो कहीं ना कहीं हमारी सेल्फ सफिशिएंसी अभी अचीवेबल नहीं हुई है। और पल्सेस कल्टीवेशन इन इंडिया कुछ चैलेंजेस भी फेस करते हैं, जैसे फार्मिंग ऑन मार्जिनल लैंड, डिपेंडेंस ऑन मानसून, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, लैक ऑफ ब्रेक थ्रू इन सीड टेक्नोलॉजी, जिसके कारण प्रोडक्टिविटी प्रभावित रहती है इन क्रॉप्स की, और हम लोग कहीं ना कहीं इंपोर्ट हमें करना पड़ता है इन पल्सेस का। सो प्रीलिम्स 2021 के लिए क्या याद रखना है, तो पल्सेस काफी इंपॉर्टेंट क्रॉप है। तो पल्सेस के जो आपके कंडीशंस है फॉर ग्रोइंग, कि रबी क्रॉप है या खरीफ क्रॉप है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और उसके बाद ये जो आपका डाटा है कि इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पल्स का, एज वेल एज कंज्यूमर है, एज वेल एज इम्पोर्टर है, ये याद रखना है। और कुछ स्टेट जो प्रोड्यूस करते हैं पल्सेस, ये याद रखना है, जैसे महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, कर्नाटक और एमपी, ये सब याद रखना है आपको। उसके बाद ये बेनिफिट याद रखने, इन्वायरमेंटल बेनिफिट, मतलब ये तो लेग्यूमिनस क्रॉप है तो आराम से नाइट्रोजन फिक्सेशन इनके द्वारा किया जाता है। और न्यूट्रिशन वैल्यू में आपका देख सकते हो, रिच इन आयरन, पोटेशियम, प्रोटीन एंड फाइबर, ये याद रखना है। और फैट, सोडियम, ग्लाइसेमिक इंडेक्स में इनका कंसंट्रेशन लो रहता है, ये भी आपको याद रखना है। और लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। ये आप देख सकते हो मेजर्स क्या क्या लिए गए हैं पल्सेस प्रोडक्शन को, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। तो देयर इज ए इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ ऑयल सीड, पल्सेस, ऑयल पाम एंड मेज। उसके बाद नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ये भी है, टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ राइस, व्हीट, पल्सेस, फूड सीरियल्स एंड कमर्शियल क्रॉप। उसके बाद प्राइस सपोर्ट स्कीम चलता है अंडर द प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना के तहत, जिसके तहत फिजिकल प्रोक्यूरमेंट पल्सेस, ऑयल सीड्स और कोबरा के द्वारा किए जाते हैं सेंट्रल नोडल एजेंसीज के द्वारा। तो ये सब कुछ मेजर्स आप याद रख सकते हैं जो पल्सेस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए उठाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड, इट इज अबाउट सुप्रीम कोर्ट नोटिस टू चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर्स ऑन कंटेम्प्ट प्ले। तो क्या कंटेक्स्ट है, तो ये जो प्ले फाइल की गई थी विच वाज एलिज्ड lapses in publication of criminal antecedents of candidates, criminal antecedents यानी कि previous records of criminal activities of the candidates। और आपको भी पता है कि ये सब पब्लिश करने पड़ते हैं कैंडिडेट्स को,
who contested in Bihar Assembly election last year। तो ये क्लेम किया गया था टू बी विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिए थे फरवरी 2020 में, और आपको भी पता है कि उस दौरान बिहार चुनाव भी होने वाला था, लेकिन जो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए थे वो कहीं ना कहीं फॉलो नहीं किया गया। तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया गया कि ये तो विलफुल डिसोबीडियंस है सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश का रिगार्डिंग सच पब्लिकेशन। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था बेसिकली, तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है उन्हें डिटेल्स पब्लिश करने पड़ेंगे अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के, लोकसभा और असेंबली पोल्स within 48 hours of selection of the candidate और within 2 weeks of nomination, यानी कि नॉमिनेशन के within 2 weeks के दौरान या फिर 48 hours of selection of the candidate after the लोक सभा एंड असेंबली पोल्स, जो भी अर्लियर हो, अपना क्रिमिनल इंसिडेंट्स यानी क्रिमिनल पास्ट रिकॉर्ड पब्लिश करने होंगे। ये पॉलिटिकल पार्टीज को डायरेक्शन दिया गया था। तो इन्फॉर्मेशन शुड बी पब्लिश इन लोकल एज वेल एज नेशनल न्यूज़पेपर। तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ दिए जाने थे, लोकल या फिर नेशनल न्यूज़पेपर में, एंड अपलोडेड इन ऑफिशियल वेबसाइट एंड सोशल मीडिया हैंडल्स ऑफ द पार्टी, सो दैट जो जनता है वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके कि हाँ हमारे कैंडिडेट्स के ऊपर क्या क्या क्रिमिनल चार्जेज है, सो दैट जब भी वोट देने जाए तो इस प्रकार के जो डिसीजन है वो सोच समझ के लिए जाए कि क्या इन्हें वोट देना ठीक होगा या नहीं होगा। क्योंकि वोट सिर्फ देने से नहीं होता है, जब तक प्रॉपर इंफॉर्मेशन किसी कैंडिडेट के बारे में नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं हम जो पावर है वोट का वो इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। स्टेप्स जो लिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फॉर डिक्रिमिनलाइजिंग पॉलिटिक्स, तो आप देख सकते हो डायरेक्टेड ऑल हाई कोर्ट्स नॉट टू सस्पेंड कन्विक्शन ऑन अपील फॉर कन्विक्शन एंड सेंटेंस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, यानी कि सारे हाई कोर्ट को डायरेक्ट किया गया था कि आप कन्विक्शन को सस्पेंड ना करें अगर अपील भी आता है कन्विक्शन के ऊपर, एंड सेंटेंस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। साथ ही साथ सारे कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स को डायरेक्शन दी गई थी कि वो अपने एसेट्स और लायबिलिटी डिस्क्लोज करें, क्रिमिनल कन्वेंशन एज वेल एज पेंडिंग केसेस को डिस्क्लोज करें जब भी आप नॉमिनेशन पेपर फाइल करते हो। तो along with introduction of none of the above ऑप्शन भी लाए गए थे कि अगर किसी भी कैंडिडेट पसंद नहीं आ रहा है अगर वोटर को, तो वो NOTA का ऑप्शन लगा सकते हैं इन द EVM मशीन। डायरेक्टेड ट्रायल कोर्ट्स टू कंप्लीट द ट्रायल ऑफ केसेस इन्वॉल्विंग लेजिस्लेचर्स विद इन 1 ईयर, ये याद रखना है। ट्रायल कोर्ट्स को बेसिकली डायरेक्शन दी गई थी कि जो केसेस इन्वॉल्विंग लेजिस्लेचर उनके ट्रायल कंप्लीट करिए 1 ईयर के भीतर भीतर, लेकिन ये सब भी अटके पड़े हैं मामले अभी भी। एज पर द एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म 43% ऑफ MP, ये डाटा देख लो आप, 43% ऑफ MP इन करेंट लोकसभा फेसेस क्रिमिनल चार्जेस। तो क्या याद रखना है, तो बेसिकली ये मेंस के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कुछ प्रोविजंस के, ये 2 प्रकार के होते हैं, सिविल कॉन्टेम्प्ट और क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट, और किसके क्या कंडीशंस होते हैं ये याद रखना है आपको। बेसिकली इसके बारे में आप M लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हो या फिर इंटरनेट से जो अवेलेबल सोर्सेस है उसके बारे में वहां से भी पढ़ सकते हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड, इट इज अबाउट इंडियन गैस एक्सचेंज wants domestic gas firms on board। तो बेसिकली इंडियन गैस एक्सचेंज, जिसके बारे में हम जानेंगे कि क्या है, has reached out to government to allow domestic natural gas producers। तो उन्होंने रिक्वेस्ट लेकर गवर्नमेंट के पास गया है कि डोमेस्टिक नेचुरल गैस प्रोड्यूसर्स जो हैं उनके अलाउ किया जाए कि वो बेच सके, सेल कर सके IGX प्लेटफॉर्म के ऊपर। इससे क्या बेनिफिट होंगे, इनका कहना है IGX का, इट विल अलाउ ए गुड वॉल्यूम ऑफ गैस टू बी ट्रेडेड, है ना। तो मोर एंड मोर ट्रेड हो सकेगा गैस का ऑन प्लेटफॉर्म एंड विल ऑल्सो इनकरेज डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो अभी क्या सिनेरियो है, तो ओनली इम्पोर्टेड LNG यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस, उसको रीगैसिफाई किए जाते हैं और सोल्ड किए जाते हैं बायर्स को थ्रू द एक्सचेंज, यानी कि LNG ही सिर्फ रीगैसिंग करके उसको बेचे जाते हैं। लेकिन जो आपका ये जो आपका डोमेस्टिक नेचुरल गैस प्रोड्यूसर्स है
उनको नहीं बेचा जाता है बायर्स को थ्रू दिस एक्सचेंज। तो ये याद रखना है आपको। रीगैसिफिकेशन में क्या होता है, तो इट इज ए प्रोसेस जिसमें हम एलएनजी गैस को कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट। प्राइस ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड नेचुरल गैस वो किसके द्वारा डिसाइड होती है, तो गवर्नमेंट के द्वारा, बेस्ड ऑन फॉरेन बेंचमार्क्स एंड इट इज नॉट सोल्ड ऑन द गैस एक्सचेंज। और अगर हम आईजीएक्स की बात करें, जिन्होंने ये रिक्वेस्ट किया है गवर्नमेंट से कि जो डोमेस्टिक नेचुरल गैस प्रोड्यूसर्स है वो भी बेच सके एलएनजी को आईजीएक्स प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि अभी तक आईजीएक्स प्लेटफॉर्म पे सिर्फ इंपोर्टेड एलएनजी को रीगैसिफाई करके बेचे जाते हैं बायर्स को। और अगर हम बात करें आईजीएक्स की, तो ये सब्सिडरी है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का, और ये देश का पहला ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां नेचुरल गैसेस की ट्रेडिंग की जाती है। और आईईएक्स इज वन ऑफ द 2 पावर एक्सचेंजेज इन इंडिया। अदर जो है वो आप देख सकते हो पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड है, तो दूसरा है आपका आईईएक्स यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। It allows buyers and sellers of natural gas to trade both in spot market and in forward market for imported। याद रखना है ये imported natural gas। Trading is allowed across 3 hubs। तो आप देख सकते हो कहाँ कहाँ ट्रेडिंग अलाउड है, तो दहेज एंड हजीरा जो गुजरात में है, कांकीनाडा जो आंध्र प्रदेश में। तो ये जो 3 हब है, 3 लोकेशन यहाँ पर ट्रेडिंग अलाउड है। लेट्स मूव व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रीलिम्स 2021। तो आपको आईजीएक्स के बारे में जानना है, यानी कि इंडियन गैस एक्सचेंज के बारे में जानना है। तो ये सब्सिडरी है इंडियन गैस एनर्जी एक्सचेंज का यानी कि आईईएक्स का, और ये आईईएक्स देश का पहला ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है नेचुरल गैस का, ये भी याद रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि आईईएक्स प्लेटफॉर्म पर सिर्फ इंपोर्टेड नेचुरल गैस ही सेल और बाय किए जाते हैं, डोमेस्टिक नेचुरल गैस प्रोड्यूसर्स के प्रोडक्ट सेल बाय नहीं किए जाते हैं। और फिर क्या याद रखने हैं आपको कि ये जो प्राइस है डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड नेचुरल गैस का वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, एंड बेचे तो नहीं जाते, ये तो हमने बात की गैस एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर। सो इतना इंपॉर्टेंट है। और नेचुरल गैस के बारे में जो आपका बेसिक स्टैटिक इंफॉर्मेशन है, उसके कंपोजिशन क्या है उसके बारे में आपको जानना चाहिए। और भारत क्या लार्जेस्ट इंपोर्टर है नेचुरल गैस का, ये भी आपको पता होने चाहिए। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या भारत लार्जेस्ट इंपोर्टर है नेचुरल गैस का। लेट्स मूव टू द शॉर्टर न्यूज। इट इज अबाउट महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप। तो महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम है बेसिकली पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट में, विच इज ऑफर्ड बाय आईआईएम यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। इट हैज बीन डिजाइंड एट एन इनिशिएटिव, यानी कि ये जो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम डिजाइन की गई है बेस्ड ऑन द इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और अगर हम बात करें एमजीएनएफ की यानी कि महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप की, तो ये फर्स्ट लॉन्च किया गया था पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। अब ये एक्सपेंड किए जा रहे हैं ऑल डिस्ट्रिक्ट्स इन द कंट्री। और अगर हम एमजीएनएफ फेलोज की बात करें, इट विल अंडरस्टैंड ओवरऑल स्किल इकोसिस्टम अलोंग विद बीइंग अटैच्ड टू डिस्ट्रिक्ट स्किल कमिटी। तो डिस्ट्रिक्ट स्किल कमिटीज हर डिस्ट्रिक्ट में सेटअप किए जाते हैं और इसको अटैच कर दिया जाएगा एमजीएनएफ को, यानी कि महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम को अटैच किए जाएंगे डिस्ट्रिक्ट स्किल कमिटीज के साथ, and help them manage the skill development planning at district level through formulating district skill development plan। MGNF की बात करें तो in line with objective of संकल्प program of MSD to strengthen the district skill administration in DSC। Let's move to the next article. It is about genome of the malaria mosquito। Scientists including from India have unraveled डिटेल्ड जीनोम यानी कि पूरा बायोडाटा जो एशियन मलेरिया का है, जो कि वेक्टर मॉस्किटो है, एनफिलिस स्टेपहेंसी, इसका ओपन कर दिया यानी कि इसके पूरा बायोडाटा खोल के रख दिया, क्योंकि जीनोम एडिटिंग का मतलब ये होता है बायोडाटा खोल खाल के एक कर देना, पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेना। एंड ये जो डिटेल जीनोम प्राप्त किए गए, इट विल बी वाइटल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिक कंट्रोल स्ट्रेटजीज ऑफ द डिजीज ट्रांसमिशन। जीनोम सीक्वेंस की बात करें तो क्या मतलब हुआ कि जो न्यूक्लियोटाइड है जो डीएनए के अंतर्गत रहती है या डीएनए के अंतर्गत होता है, उसके ऑर्डर या उसके पैटर्न को पहचान लेना। जब हम जीनोम मैपिंग कहते हैं तो सिंपली आइडेंटिफाई द सीरीज ऑफ लैंडमार्क्स इन द डीएनए।
और मलेरिया की बात करें तो इट इज कॉज्ड बाय पैरासाइट, और ये ट्रांसमिट होता है पीपल को थ्रू इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो, ये याद रखना है, एनोफिल्स मॉस्किटो। और आउट ऑफ 5 मलेरिया कॉजिंग पैरासाइट स्पीसीज प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम एंड प्लाज्मोडियम विवेक्स पोज ग्रेटेस्ट थ्रेट, ये याद रखना है आपको। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, इट इज अबाउट नैनो फोटोनिक्स। क्या है ये नैनो फोटोनिक्स? नाम से ही पता चल रहा है, नैनो ऑप्टिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी का ही एक प्रकार से आप पार्ट कह सकते हो, या फिर उसी का एक प्रकार से एक्सपेरिमेंट कह सकते हो। और इसके तहत क्या होता है, इन्वेस्टिगेट किया जाता है इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड लाइट एट द नैनोमीटर स्केल, यानी कि जो मैटर होते हैं और लाइट है दोनों का इंटरेक्शन देखा जाता है, लेकिन नैनोमीटर काफी ज्यादा मिनिमम स्केल पर। 1 नैनोमीटर आप देख सकते हो 1 बिलियंथ ऑफ ए मीटर होता है। इट्स फोकसेस ऑन इंटरेक्शन ऑफ फोटोन, जो कि लाइट ही होता है, विथ नैनो स्ट्रक्चर, चाहे वो कार्बन नैनो टिप्स हो या फिर नैनो मेटल पार्टिकल्स हो, उसके एक प्रकार से इंटरेक्शन को ये स्टडी करता है। 2 सिग्निफिकेंट एप्लीकेशन जो नैनो फोटोनिक्स के हो सकते हैं वो आप देख सकते हो, डिवाइसेस यूज्ड इन ऑप्टिकल स्विचिंग ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, जिसको हम ओलेड कहते हैं, यूज्ड इन द डिस्प्ले टेक्नोलॉजी एंड लाइटनिंग। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, इट इज अबाउट अर्जुन मेन बैटल टैंक। आपको ही पता है प्राइम मिनिस्टर चेन्नई के दौरे पे गए थे, और उसी दौरान उन्होंने इंडिजीनियसली डेवलप मेन बैटल टैंक इंडियन आर्मी को डेडिकेट किया है। तो ये जो प्रोजेक्ट है टू डेवलप दिस अर्जुन मेन बैटल टैंक was initiated by DRDO in 1972 with the Combat Vehicle Research and Development Establishment as its lead laboratory. अर्जुन MBT Mark 1A की अगर हम बात करें तो ये वेपन प्लेटफॉर्म है जिसमें सुपीरियर पावर, फायर पावर कह सकते हैं, हाई मोबिलिटी, कहीं से कहीं पर स्पीड से मूव किया जा सकता है, एक्सीलेंट प्रोटेक्शन एंड क्रू कंफर्ट। इट ऑल्सो हैज कंप्यूटर कंट्रोल इंटीग्रेटेड फायर कंट्रोल, समझ सकते हो, विद स्टेबलाइज्ड साइटिंग दैट वर्क्स इन ऑल लाइटनिंग कंडीशंस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड, इट इज अबाउट सागरिका। तो क्या कंटेक्स्ट है, तो ये सागरिका भारत का पहला फुल फ्लेज इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल होगा, जो सेटअप किए जा रहे हैं कहाँ पर, कोचिन पोर्ट। और ये कोचिन पोर्ट कहाँ है, तो केरला में। कोची एक प्रकार से इमर्ज्ड एज ए मेजर क्रूज डेस्टिनेशन रिसेंट ईयर्स में। इट विल ब्रिंग पर्सनल ऑफ कस्टम, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड CISF अंडर वन रूफ, thus स्पीडिंग अप द पेपर वर्क। और इससे पहले सेंटर हैज रिलैक्स्ड कैबोटेज रेस्ट्रिक्शंस क्रूज वेसल्स के लिए टू ट्रांसपोर्ट इंडियंस फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर पोर्ट इन द कंट्री ऑन फॉरेन क्रूज वेसल ट्रांजिटिंग थ्रू द कंट्रीज वाटर। तो ये आप याद रख सकते हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर हिस्ट्री पॉइंट्स ऑफ व्यू। इट इज अबाउट दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती की बात करें तो फिलोसोफर, रिफॉर्मर, फाउंडर ऑफ आर्य समाज, याद रखना है आपको, फाउंडर ऑफ आर्य समाज दयानंद सरस्वती। 1857 जब हमारे देश में रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था, द फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश श्री थी। और इनके जो मेंटर रहे हैं स्वामी विवेकानंद, ये याद रखना है, स्वामी विवेकानंद मेंटर रहे हैं दयानंद सरस्वती के। क्या फोकस रहा इनका, तो ये टीचिंग्स ऑफ वेदास को रीएस्टेब्लिश करने का ये ऑब्जेक्टिव रखते थे। और उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश यानी कि लाइट ऑफ ट्रुथ ये ऑथर किया था, यानी कि ये टेक्स्ट लिखा गया था इनके द्वारा। अगर हम कंट्रीब्यूशन देखें इनका तो आप देख सकते हैं एजुकेशन एंड इक्वल राइट्स फॉर मेन एंड वुमेन, इनको एक प्रकार से प्रमोट किया। कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे, सुपरस्टिशंस और एनिमल सेक्रीफाइस के भी अगेंस्ट थे। और इनके डेथ होने के बाद यानी कि आफ्टर हिज डेथ दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज ट्रस्ट एंड मैनेजमेंट सोसाइटी ये सेटअप किए गए। और फर्स्ट DAV हाई स्कूल जो स्टेब्लिश हुआ था वो लाहौर 1886 में स्थापित हुआ था। तो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट इज अबाउट थोलपा व कोथू। तो थोलका प कोथू क्या है, तो शैडो पेपेट्री, याद रखना है शैडो पेपेट्री। शैडो पेपेट्री यानी कि आपको पर्दे के पीछे से पेपेट्री करते हुए दिखाए जाएंगे, सामने यहाँ पे कोई एक्टर नजर नहीं आएंगे। और ये प्रिवेलेंट है कहाँ पर, भगवती टेम्पल। भगवती टेम्पल मदर गॉडेस टेम्पल कह सकते हो, पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट एंड नियर बाय रीजन्स इन केरला। और ये आपके NCERT फाइन लिविंग क्राफ्ट ट्रेडिशंस उसमें मेंशन है। इन दिस ये जो थोलपा व यानी कि थोल मीन्स लेदर, पावा मीन्स पपेट,
ये मूव करवाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग्स एंड देयर शैडोज आर डिपिक्टेड ऑन a स्क्रीन विद द हेल्प ऑफ रो और वाइल्ड लाइफ इन द बैकग्राउंड। और जो स्टोरी है थोल्पा वोकोथु परफॉर्मेंस का कहाँ से लिए जाते हैं? इंडियन एपिक रामायण से लिए जाते हैं। याद रखना है आपको, इंडियन एपिक रामायण से लिए जाते हैं। सब मेजर शैडो पोपेट्री जो इंडिया में है आप देख सकते हैं, तोगालू बॉम्बेता कर्नाटका का है, थोलू बोमलता आंध्र प्रदेश का है, रावण छाया उड़ीसा का है। ये कंटेक्स्ट आपको याद रखने हैं जो अन्य रीजन्स के पोपेट्री है, क्योंकि आपको मैच द फॉलोइंग के रूप में पूछे जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की आर्टिकल। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।